महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा आयोजित इस संकाय विकास कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मंच पर उपस्थित सम्मानीय कुलपति प्रोफेसर राजबीर सिंह जी, जिनका उद्बोधन अभी हमने सुना, कुल सचिव डॉक्टर कृष्णकांत जी, इस कार्यक्रम के आयोजक निदेशक प्रोफेसर मुनीश गर्ग जी, इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित एससी मलिक साहब, अन्य महानुभाव, सभागार में उपस्थित सभी सम्मान्य आचार्य बंधुओं बहनों, प्रिय छात्र भाई और बहनों, बहुत ही आनंद का विषय है कि देश के लिए, सिर्फ देश के लिए नहीं कहूँगा, समग्र विश्व के लिए जो महत्वपूर्ण विषय है, ऐसे विषय पर ये संकाय विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम सब जानते हैं कि 2020 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे सामने प्रस्तुत हुई है। ये कोई पहली शिक्षा नीति है, हम सब जानते हैं। स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। प्रथम शिक्षा नीति 1968 में आई थी, सेकंड 86 में आई थी और ये तीसरी शिक्षा नीति 2020 में 2020 में आई है। हर शिक्षा नीति की कोई न कोई विशेषताएं रहती है, लेकिन ये प्रथम शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की है कि जिसका आधार भारतीयता है। भारत केंद्रित, भारत सेंट्रिक ये नीति बनाने का प्रयास किया गया है। आप सब विद्वानों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्ययन किया ही होगा, फिर भी मैं जिज्ञासा से पूछना चाहता हूं कि हम में से कितने लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट है, प्रारूप है, उसका अध्ययन किया है? हाथ ऊपर करें जिन्होंने अध्ययन किया होगा। धन्यवाद जिन्होंने हाथ उठाया। तो ये जो आप भारतीय ज्ञान परंपरा की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात है, इसके शिक्षा में समावेश के लिए संकाय विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसका पहला कदम है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्ययन करना, स्टडी करना। जब तक शिक्षा नीति का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक क्रियान्वयन, इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा? मैं देश भर में घूमता हूं, एनआईटी, आईआईटी, विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों में जाता हूं। अधिकतर लोग कहते हैं कि शिक्षा नीति हमने लागू कर दिया। कई लोग कहते हैं सबसे पहले हमने लागू कर दिया, और वो बोलते हो गलत नहीं बोलते। एक सिस्टम के स्तर पर तो यूनिवर्सिटी लेवल किसी संस्थान के स्तर पर ऊपर से लागू हो गया, लेकिन वास्तविक क्रियान्वयन, लागू होना, इंप्लीमेंटेशन होना कब होगा? कि जब तक हमारे देश के एक एक आचार्य, हम प्रोफेसर बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं, शिक्षक बोलते हैं, मैं आचार्य शब्द का प्रयोग करता हूं, हमारा भारतीय शब्द आचार्य है, पारंपरिक शब्द। तो जब तक देश का एक एक आचार्य शिक्षा नीति का अध्ययन नहीं करेंगे ना, तब तक ऊपर से भगवान आकर भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को टोटलिटी में इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि जो खास करके संकाय विकास कार्यक्रम में आए, आप 7 दिन यहाँ रहेंगे, नहीं रहेंगे वो घर पर रहने वाले होंगे। क्या हम ये 7 दिन में इसका अध्ययन कर सकते हैं? शिक्षा नीति बहुत छोटा सा ड्राफ्ट है। इंग्लिश का जो ओरिजिनल ड्राफ्ट है वो 66 पेज का है, हिंदी में है 102 पेज का है। बाकी सारी 22 लैंग्वेजेस जो हमारी है, ये सब में है, शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप चाहे उस भाषा में पढ़ सकते हैं। इस शिक्षा नीति का जो इंट्रोडक्शन है, मैंने तो हिंदी में ही पढ़ा है, लगभग 8.5 पेज का है, और इसका लास्ट पैरा है वो भी लगभग 8.5 लाइन का है। उसमें शिक्षा नीति को उद्देश्य, एम ऑफ पॉलिसी, इसके बारे में लिखा गया है। इसको मैं आप 1 सेंटेंस में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं।
इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो विचार से, बौद्धिकता से और कार्य व्यवहार से भारतीय बने। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो विचार से, बौद्धिकता से और कार्य व्यवहार से भारतीय बने। मन में प्रश्न उठ सकता है कि हम भारतीय नहीं है क्या? जन्म से तो हम भारतीय है, कर्म से भी भारतीय है, निवास भारत में करते हैं, लेकिन फिर भी हम भारतीय है क्या? वो प्रश्न क्यों उठाया शिक्षा नीति ने? और वो बात कुछ मात्रा में सही है, क्योंकि आज 4 सेंटेंस इंग्लिश में बोले तो उसको हम विद्वान मान लेते हैं। अपनी अपनी भाषा में कितना भी विद्वान व्यक्ति हो तो विद्वान नहीं मानते। आज वातावरण बदला है पिछले 10-15 सालों से देश में, नहीं तो इस प्रकार के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेमिनार, सिंपोजिया आदि आदि होता था, उनका माध्यम ही इंग्लिश होता था। जो इंग्लिश बोलता है, जानता है, वो मंच पर आएगा, बाकी नीचे बैठेंगे। जो मॉम डैड बोलेंगे वो मॉडर्न है, जो माताजी पिताजी बोलेंगे, आई बाबा बोलेंगे, वो मॉडर्न नहीं है। जो पिज्जा, बर्गर, कोक के साथ खाएंगे वो आधुनिक है। हमारी रोटी वगैरह खाएंगे तो वो आधुनिक नहीं है। ऐसे 50 उदाहरण आप भी दे सकते हैं। ये जो औपनिवेशिक मानसिकता का प्रभाव है हमारे मन पर, ये बदलने का प्रयास इस शिक्षा नीति के उसमें है। आजकल एक शब्द चल पड़ा है ना, जब से कोरोना आया तब से, ऑनलाइन, और दूसरा शब्द क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑफलाइन। मैं कोरोना जब से शब्द आया तब से मैं आप जैसे देश भर के विद्वानों के सामने ये प्रश्न रखता आया हूं कि ऑफलाइन का मुझे अर्थ बता दीजिए, फिर मैं भी ऑफलाइन शब्द उपयोग करने लगूंगा। ऑफलाइन यानी तो शून्य हो गया, जीरो हो गया। मैं कहता हूं इतना ही इंग्लिश का मोह है तो फिजिकल मोड बोलिए, लेकिन वो नहीं। इस प्रश्न का उत्तर मुझे आज तक नहीं दिया, 2021 से लेकर आज तक, और न किसी ने बोलना बंद किया। क्योंकि फिजिकल मोड अमेरिका वाले, इंग्लैंड वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं बोले तो हम कैसे बोल सकते हैं? यानी पश्चिम के देशों ने जो कहा बोला वो भगवान ने बोल दिया, ऐसा हम सोच लेते, मान लेते। वहां फिर इसके लॉजिक में, इसके अर्थ में, इसके साइंटिफिक अप्रोच में विचार करने का प्रयास ही अब नहीं करते। हमारे एक मित्र मजाक में कहते कि वो तो यहाँ लोक लगाकर चाबी मेरे को ले गया है हमारी। तो ये जो मानस बना है, ये बदलने का प्रयास ये है शिक्षा नीति में। पश्चिम की अच्छी बातें हैं जो, उसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं। दुनिया भर की अच्छी बात है जो है उसको हमने स्वीकार करना चाहिए। कहा गया लेट नोबल थॉट कम फ्रॉम ऑल साइड, यही हमारा भारतीय चिंतन है। लेकिन हमने अच्छी बातें पश्चिम की स्वीकार नहीं की, जो गलत बातें थी वो सब स्वीकार कर ली। वो जंक फूड खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे तो हम खाएंगे। वो जंक फूड फास्ट फूड के साथ कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे तो हम कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे। वो जीन्स पहनेंगे तो हम जीन्स पहनेंगे। वो फटा हुआ जीन्स पहनेंगे तो फटा हुआ जीन्स पहनेंगे। मित्रों, ये किसी बात का मेरा विरोध नहीं हो, लेकिन आप इसको खाते पीते, धारण करते, पहनते शब्द विचार करिए कि हमारे लिए सब दृष्टि से अनुकूल है, स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है क्या? फिर प्रयोग करिए, कोई आपत्ति नहीं। दुनिया के उन देशों में आगे इतने बड़े हैं तो कुछ तो अच्छा ही है। मैं अमेरिका गया था, 19 दिन रहा था, तो 10 स्थानों पर, अलग अलग केंद्रों पर गया था। मैं बराबर ऑब्जर्वेशन करता था वहां। मैंने 19 दिवस में एक व्यक्ति को कागज का टुकड़ा रोड पर फेंकते हुए नहीं देखा, एक व्यक्ति को रोड पर थूकते हुए नहीं देखा मैंने।
उनका सिविक सेंस देखिए, उनका टाइम मैनेजमेंट देखिए, उनका वर्क कल्चर देखिए, उनका रिसर्च का अप्रोच देखिए, उनका एजुकेशन का अप्रोच देखिए, उनका एनवायरनमेंट के बारे में, स्वच्छता, सब क्लीनलीनेस के बारे में देखिए। वो इतनी सुंदर बातें हैं, वो हमने नहीं ली। जो वो भी जिनसे थक गए हैं, अभी दूर भागने का प्रयास, इंग्लैंड में अभी जंक फूड, फास्ट फूड के एडवर्टाइजमेंट पर बैन लगा दिया। वो भी इनसे भागना चाहते हैं, अभी वो हम सब गंदगी उनकी ले रहे हैं। ये जो माइंडसेट बना है, उसको बदलने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति कर रही है। और शिक्षा नीति में शिक्षा के हर स्तर पर भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेश की बात की है। सिर्फ सिलेबस की बात, पाठ्यक्रम की बात नहीं है, वो तो है ही। शिक्षा में बदलाव, परिवर्तन, सुधार करना है तो इनका आधार तो पाठ्यक्रम, सिलेबस, करिकुलम ही होता है मुख्य तो। लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं, समग्रता की बात है। और इसलिए आज मैं भी उसी दिशा में विषय रखने का प्रयास करूंगा। जब शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेश की बात है, तो पहला तो मन में प्रश्न उठ सकता है, उठना चाहिए भी, कि क्यों भारतीय ज्ञान परंपरा का शिक्षा में समावेश चाहिए? क्या आज रिलेवेंट है? क्या आज यूजफुल, उपयोगी है? क्या आज इनको आवश्यकता है? क्या सिर्फ हमारा ज्ञान है इसलिए चाहिए? वो तो कोई लॉजिक या वैज्ञानिक बात नहीं हुई, भावनात्मक बात से दुनिया नहीं चलती है। आज तो दुनिया संपूर्ण साइंस के आधार पर चलती है, साइंटिफिक अप्रोच की बात होती है, लॉजिक की बात होती है। तो ये सब आवश्यक है क्या? तो मैं कहूंगा यस। बहुत सारी बातें कह सकते हैं, एक ही उदाहरण दूंगा। जब मैं अमेरिका गया था तो मैंने देखा कि भारत से ज्यादा तो वहां योग के सेंटर खुले हुए हैं। इंग्लैंड में तो योग हाई सोसाइटी के लिए है। क्यों? इतना कॉस्टली है। कई मुस्लिम देशों ने भी योग का स्वीकार कर लिया है। क्यों किया? क्योंकि उन सबों ने अनुभव कर लिया, एक्सपीरियंस कर लिया कि आज जो वैश्विक मानव समुदाय के सामने सबसे बड़ी चुनौती, चैलेंज जो है, वो है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, तनाव, स्ट्रेस। और इसका समाधान, इसका सॉल्यूशन किसी भी मेडिकल साइंस में नहीं है। वो सब उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया और उन्होंने ये भी अनुभव कर लिया कि इसका समाधान योग में है। इसलिए दुनिया ने योग का स्वीकार किया। लेकिन हमारे यहां तो हजारों साल की योग की परंपरा है। जब कोई मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, तनाव, स्ट्रेस का कोई प्रश्न ही नहीं था। इसका तात्पर्य क्या है? इसका मीनिंग क्या है? क्या दुनिया की सोच क्या है कि जब कोई समस्या, प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं तब समाधान ढूंढने हम निकलते हैं। कोरोना आया, समाधान ढूंढ रहे, अभी तक तो नहीं मिला। भारतीय नॉलेज ट्रेडिशन वो है कि प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो, और फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो हमारे पास सॉल्यूशन उपलब्ध हो। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, अनुभव के साथ कह रहा हूं, कि रोज 1 घंटा योग करते होंगे, योग, प्राणायाम आदि आदि, उनको मानसिक स्वास्थ्य, तनाव, स्ट्रेस का प्रॉब्लम जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार का ज्ञान अधिकतर विषयों में है, वो चाहे आयुर्वेद में हो, चाहे साइकोलॉजी में हो, अनेक अनेक विषय में। इसलिए भारत के लिए मात्र आवश्यक नहीं है, पूरे विश्व के लिए जरूरी है, पूरे वर्ल्ड के लिए यूजफुल है। दुनिया तो चाहती है, वो शायद हमसे ज्यादा समझ रही है। अभी अभी ब्रेकफास्ट कर रहे तो प्रोफेसर राव आए थे, अमेरिका में है और बड़े विद्वान व्यक्ति है। एआई पर जो काम चल रहा है देश में, उसकी 8 लोगों की एक कमिटी बनी नेशनल लेवल की, उसमें वो एक है।
तो मेरे पास आए थे तो वो ज्यादा समझ रहे थे हमारे साथ भारतीय ज्ञान की वैल्यूज, चर्चा हो रही थी। तो मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा आईकेएस पर काम कर रहे हैं आप। मैंने कहा नहीं, आईकेएस पर काम नहीं कर रहे हम। तो फिर मैंने कहता हम भारतीय ज्ञान परंपरा पर काम कर रहे हैं। तो कि इसका क्या मतलब? मैं जब से इंडिया शब्द आया भारत में, भारत के लिए हम पर थोपा गया, तब से तो हमारी ज्ञान परंपरा समाप्त हो गई है। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम कैसे हो सकता है? जो सिस्टम चल रहा है वो तो इंडिया का ही चल रहा है अभी, फिर बदलने की क्या जरूरत है? और कई लोग आईकेएस को एक सब्जेक्ट मान लिया। ये एक विषय नहीं है। हर विषय में भारतीय ज्ञान परंपरा स्वतंत्र है। वो चाहे आयुर्वेद में हो, चाहे साइकोलॉजी में हो, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे इकोनॉमिक्स में हो। और दुनिया तो लालायित है इसके लिए। जब जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी में संस्कृत डिपार्टमेंट खुलता है तो जितनी सीट्स थी उससे कहीं ज्यादा एप्लीकेशन आ जाते हैं। और हमारे यहाँ संस्कृत डिपार्टमेंट बंद हो रहे हैं, या तो बहुत संख्या कम हो रही है धीरे धीरे। और हमारे तथाकथित कुछ विद्वान तो कहते थे तो डेड लैंग्वेज है। आयरलैंड के एक विद्वान को भारत सरकार ने पद्मश्री दिया। वो विद्वान ने बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो सब अपना उद्योग, सब व्यवसाय बंद करते हुए उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, संस्कृत पर कार्य किया और वहां स्कूल खोला और उसमें संस्कृत कंपलसरी किया उन्होंने बच्चों के लिए। तो दुनिया तो जानती है भारतीय ज्ञान का क्या महत्व है। समस्या हमारी है कि आज प्रश्न है कि भारतीय ज्ञान है क्या, क्योंकि दोष किसी का नहीं है हमारे में से। लास्ट 175 वर्ष से हमारी ये सिस्टम में से बाहर कर दिया हमने भारतीय ज्ञान को। आज से 20-25 साल पहले भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करने वाले को विद्वान नहीं मानते, उसको किनारे कर दिया जाता था। हम जैसे अनेक संगठन संस्थाओं ने इस पर वर्षों से काम किया और परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने उसका स्वीकार कर लिया। इसलिए अच्छी बात है, आनंद की बात है कि देश भर में आईआईटी जैसे संस्थानों में भी भारतीय ज्ञान परंपरा पर सेंटर खुल रहे हैं, कार्य हो रहा है, सब आगे बढ़ रहा है। लेकिन ऊपर ऊपर से काम करने से नहीं होगा ये काम। ठीक है, तात्कालिक नया विषय है तो कोई सर्टिफिकेट कोर्स, कोई डिप्लोमा कोर्स शुरू कर दे, कोई क्रेडिट कोर्स शुरू हो गए, ठीक है, कहीं से तो शुरुआत होनी है। लेकिन वो काम नहीं है। काम तो है कि हर विषय में भारतीय ज्ञान को कैसे जोड़ा जाए, ये काम है। और भारतीय ज्ञान परंपरा पर काम करना है तो पहले तो भारतीय दर्शन, फिलोसॉफी, तत्व ज्ञान है क्या, इसको समझने की आवश्यकता है। हमारे यहां हजारों वर्ष से आत्मा, परमात्मा और प्रकृति ये है क्या, इसका आपस में क्या रिलेशन है, अर्थात व्यक्ति, विश्व, सृष्टि, परमेष्टि, ये है क्या, इसका आपस में क्या रिलेशन है, क्या इसका तात्पर्य है। इस पर हजारों साल से चिंतन हमारे यहां चल रहा है और विद्वानों ने इसका निष्कर्ष निकाला कि कोई एक तत्व है जिससे सारी सृष्टि का सृजन हुआ है। हम कहते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि के पिता है। शब्द अलग अलग हो सकते हैं, कोई गॉड कहे, कोई भगवान कहे, कोई ईसा कहे, कोई अल्लाह कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मूल बात यह है कि कोई एक तत्व है जिससे सारी सृष्टि का सृजन हुआ है, उसको कहते हैं एकत्व की परिकल्पना। इंग्लिश में आप वननेस कह सकते हैं। ये एकत्व की सिर्फ परिकल्पना नहीं है भारत में। भारतीयता में एक महत्वपूर्ण बात और है कि हमारे यहां पहले प्रयोग करो, प्रमाणित करो, सिद्ध करो और फिर बात करो। क्यों वसुधैव कुटुंबकम दुनिया में और किसी ने नहीं कहा, हमने कहा। और सिर्फ कहा नहीं, वो कोई सिद्धांत
स्लोगन नारा नहीं है मात्र। जब इजराइल का कोई देश नहीं रहा वहां के यहूदियों लोगों का, पूरी दुनिया में बिखर गए। दुनिया भर में जहां भी गए उन इजराइल के यहूदी लोगों पर अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, लाखों यहूदियों को मार दिया। कुछ देशों में तो एक राष्ट्र भारत राष्ट्र था कि वहां अत्याचार अन्याय की तो बात ही नहीं थी। उनको हमने यहां स्वागत दिया, शरण दिया, सम्मान किया, सहयोग किया। इसलिए आज से 20-25 साल पहले की हमारी सरकारें थी भारत में, वो इजराइल के साथ पॉलिटिकल रिलेशन नहीं रखना चाहती थी। तब भी इजराइल के शासक और वहां के लोग कहते थे कि हम भारत से संबंध चाहते हैं और भारत हमारा बड़ा भाई है। क्यों कहते थे? कारण ये था, चाहे ईरान के पारसी आए और दुनिया के देश के लोग हमारे यहां आए, हमने सबका स्वागत किया, शरण किया, सम्मान दिया। अतिथि देवो भव सिर्फ हमारा नारा नहीं है, हमारे जीवन व्यवहार में है। ये तो शासन के स्तर पर बात हुई, आम लोगों में भी ये बात है। आज भी कुछ मात्रा में है, नहीं ऐसा नहीं। हम सब सुबह पक्षियों को दाना पानी देते हैं, चींटी को आटा देते हैं। महिलाएं पहली रोटी किसके लिए बनाती है? गाय के लिए। क्यों ये करते हैं? तो सिर्फ मनुष्य तक हमारी ये वसुधैव कुटुंब की संकल्पना सीमित नहीं है। पशु पक्षी जीव जंतु चर अचर सब हमारे परिवार के लोग हैं, उनका जीवन भी अच्छा चले, इसलिए हमने उसको सहयोग करना चाहिए। ये एकत्व की परिकल्पना है, ये वननेस का कॉन्सेप्ट है कि एक ही परमात्मा के, एक ही तत्व के सब संतान है। पूरी विश्व इस सृष्टि का सृजन उसी से हुआ है। तो कोई पाकिस्तान में रहे, चीन में रहे, अमेरिका में रहे, इससे हमको क्या फर्क पड़ता है? एकत्व की परिकल्पना शायद वो गांव का व्यक्ति समझता नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट शायद नहीं समझता होगा, हमारे सामान्य लोग शायद नहीं समझते होंगे, लेकिन उनके व्यवहार में, बिहेवियर में, ये आचार विचार में सब जगह ये था, शासक से लेकर सामान्य जन तक। इस प्रकार का जो एक कॉन्सेप्ट है, एकत्व का परिकल्पना है, उससे एक चिंतन का निर्माण हुआ, इससे मनोविज्ञान का सृजन हुआ, इससे मूल्यों का सृजन हुआ और उसको जीवन में धारण करने की बात थी। जीवन में मूल्यों को धारण करके उस रास्ते पर जो अग्रसर होते हैं वही नैतिकता के रास्ते पर चलता है, और ऐसे वर्षों तक नैतिकता के रास्ते पर जो चलता रहता है, उनका एक नेचर और स्वभाव बन जाता है, वही चरित्रवान नागरिक कहलाता है। ऐसे चरित्रवान नागरिकों का एक जो भारतीय समूह बना, उससे एक भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ। संस्कृति का तात्पर्य क्या है? सम्यक कृति, एक प्रकार की कृति, एक प्रकार के व्यवहार, बिहेवियर, आचरण करने वालों का एक समूह, इससे एक संस्कृति का निर्माण हुआ। और हमारी सनातन संस्कृति है। सनातन का तात्पर्य क्या है? नित्य नूतन चिर पुरातन। संस्कृति हमारी हजारों वर्ष पुरानी है, लेकिन हजारों वर्ष पहले भी हमारे संस्कृति के, तत्व ज्ञान के, शाश्वत सिद्धांत भारतीयता के जो है, वो तब भी सही था, आज भी सही सत्य है, और हजारों साल बाद भी सत्य ही रहेगा। इसलिए सनातन संस्कृति इसको कहा। इस भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के बारे में मार्क ट्वेन ने बहुत सुंदर कहा था कि भारत उपासना पंथों की भूमि है, मानव जाति का पालना है, भाषा की जन्मस्थली है, इतिहासों की माता, पुराणों की दादी है, परंपराओं की परदादी है। मनुष्य के इतिहास में जो भी मूल्यवान और सृजनशील सामग्री है, उनका भंडार अकेले भारत में है। ये मार्क ट्वेन कहता है, अतुल कोठारी नहीं कह रहा है। ऐसा दुनिया का अनेक विद्वान कहते हैं। हमारे पास एक किताब है, भारत क्या है, किताब का नाम है। वो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, असमी, कई भाषा में वो किताब है। उस किताब में क्या है कि दुनिया के विद्वानों ने, चाहे वो नोबेल ऑरेटर हो गए,
साइंटिस्ट होंगे, चाहे एकेडमिशियन होंगे, चाहे आर्टिस्ट होंगे, आदि आदि, इन सबों ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय भाषा, भारतीय परंपरा के बारे में क्या कहा है वो विथ रेफरेंस है उसमें। उस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ और मेन पेज पर आइंस्टाइन का एक कोटेशन है, और आइंस्टाइन ने कहा है कि भारत के ऋषि मुनियों ने, आज जिनको हम एकेडमिशियन कहते हैं, विद्वान कहते हैं, शिक्षाविद कहते हैं, तब ऋषि मुनि कहते थे। भारत के ऋषि मुनियों ने गणित का ज्ञान अगर दुनिया को नहीं दिया होता तो आज साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो जो रिसर्च, शोध, अनुसंधान हो रहा है वो संभव ही नहीं हो पाता। जीरो डेसिमल सिस्टम दुनिया ने किसको दिया? ऐसे अनेक विद्वानों को उसमें कोटेशन है, और वो सब, इसमें से बहुत सारे विद्वानों ने वेद उपनिषद का उल्लेख किया है। इसका तात्पर्य है कि उन विद्वानों ने वेद उपनिषद का अध्ययन किया है। प्रश्न उठता है, भारत में कितने विद्वानों ने किया है? तो इस प्रकार की जो श्रेष्ठ संस्कृति हमारी है, श्रेष्ठ तत्वज्ञान है भारत का, इसके पिछले 250 साल से हम वंचित थे इससे। इसको फिर से भारत में पुनर्स्थापित, रीएस्टैब्लिश करना है, तो इनका आधार बेस्ड एजुकेशन ही होता है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के सभी स्तर पर भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेश की बात कही गई है। और इसके हमारे आधारभूत ग्रंथ है, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, रामायण, महाभारत, जैनों का आगम ग्रंथ, बौद्धों का त्रिपिटक, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का। ये तो आधारभूत ग्रंथ कुछ सैकड़ों है। इसके अलावा भी ब्राह्मण ग्रंथ है, आदि आदि ग्रंथ है बहुत सारे। और जिन्होंने भारत में या दुनिया में इस विषय पर कार्य किया, उन्होंने इसी ग्रंथों का आधार लिया है। वो चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे दुनिया का श्रेष्ठ मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन हो, चाहे आधुनिक केमिस्ट्री के जनक माने जाने वाले प्रफुल्ल राय हो, जिसको इंग्लिश में पीसी रॉय कहते हैं, ऐसा अनेक नाम ले सकते हैं। उन सबों ने इसी को बेस बनाया है। मूल आधारभूत चिंतन वहां से लिया है। फिर देश, काल, परिस्थिति, वर्तमान की आवश्यकता, भविष्य की दृष्टि, इनको ध्यान में रखकर उन्होंने कार्य किया। ऐसी लाखों पुस्तकें देश में आज उपलब्ध है, हर विषय में उपलब्ध है। इन पुस्तकों, ये हमारी थाती है, ये हमारी पूंजी है। इसी को आधार बनाकर ही हमने कार्य करने का विचार करना पड़ेगा। और भारतीय ज्ञान परंपरा का शिक्षा में समावेश करना है, तो मैंने जैसे कहा कि पहला कार्य तो पाठ्यक्रम, सिलेबस में कैसे इनको इनकलकेट करना है, वही विषय है। इसलिए हर विषय के बारे में सोचना पड़ेगा। पहली बात है तो पुस्तक का अध्ययन करिए आप अपने अपने। कौन सी बात है जो गलत है, अनावश्यक बातें आज पुस्तकों में है, उसको पहले निकालना। हम लोगों का काम पहले शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का काम पहले 2004 में शुरू हुआ, शिक्षा बचाओ आंदोलन नाम से शुरू हुआ था। क्यों हुआ था? कि जो शिक्षा में इस प्रकार की विसंगतियां, विकृतियां, डिस्टॉर्शन था, उसको हटाने के लिए अभियान चलाया था। वो क्या क्या लिखा था हमारी पुस्तकों में? भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष बाबू ये आतंकवादी टेररिस्ट थे। आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, इनके बारे में भी बहुत गलत बातें लिखी गई थी। इसके सामने देशव्यापी एक आंदोलन चला, और जब सरकारें, संस्थान नहीं माने, तब फिर अंत में न्यायालयों का सहारा लिया गया, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमने 13 केसेस किए थे,
सारे 13 केसेस के जजमेंट शिक्षा बचाओ आंदोलन के पक्ष में आए थे। और जो सरकार मिलना नहीं चाहती, सरकार के मंत्री हम लोगों को, उनको एनसीईआरटी को लेटर लिखना पड़ा तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री को कि आगे से ध्यान दिया जाए, हाईकोर्ट का जजमेंट है, इसलिए ऐसी कोई गलत बात है पाठ्यक्रम में नहीं आनी चाहिए। इसका सब कुछ डिस्टोर्शन था, विकृतियां विसंगतियां चली गई, ऐसा नहीं है अभी भी। आप पुस्तक अपनी देखिए गहराई से। हम लोग जब पढ़ते थे विद्यालय में, स्कूल में, तो मुझे स्वयं अंग्रेज पहला वाइसरॉय कौन आया और अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन तक वर्ष के अनुसार मुझे याद थे नाम। पहला मुगल शासक कौन आया और अंतिम मुगल शासक कौन, वर्ष के अनुसार हमको कंठस्थ था। लेकिन तब आप पूछेंगे कि 4 वेद का नाम तो हमको मालूम नहीं था उस समय। क्यों? क्योंकि हमारी पाठ्य पुस्तकों में नहीं था वो। तो आज भी चाहे इतिहास की पुस्तक हो, चाहे अनेक पुस्तक हो, इसमें ऐसी क्या क्या गलत बात है उसको पहले निकालने की बात करनी है। आज भी हमको वर्ल्ड की हिस्ट्री तो पढ़ाई जाती है। हमारे पर जिन्होंने आक्रमण किया, हमको गुलाम बनाया, उनकी तो हिस्ट्री बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन शिवाजी, दयानंद सरस्वती, राणा प्रताप को, इनको कहीं 4 लाइन में, 1 आध पैराग्राफ में निपटा दिया जाता है पाठ्यक्रमों में। जो पढ़कर हमारे देश के युवाओं को, बच्चों को एक स्वाभिमान जागृत हो, देश के लिए कुछ करने की इच्छा जागृत हो, ये सब नहीं पढ़ाया जाता। ये पढ़ाया जाता कि हम कैसे गुलाम रहे, हम कैसे गलत थे, हमारे ऊपर कैसे अत्याचार हुए, हम कैसे मूर्ख थे, आदि आदि। तो पहली बात ये करनी पड़ेगी। दूसरी बात है कि प्रारंभ करना है तो हर पुस्तक में इनका पहला पाठ उस विषय का, उस सब्जेक्ट का, भारतीय हिस्ट्री का होना चाहिए। तो एक इंट्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। उदाहरण करके मैथमेटिक्स है तो चाहे भास्कराचार्य हो, चाहे आर्यभट्ट हो, चाहे श्रीनिवास रामानुजन हो, ऐसे अनेक नाम ले सकते हैं। हर राज्य में ऐसे नाम मिल जाएंगे, इतने मैथमेटिशियन भारत में हुए हैं। इन सबको मिलाकर एक इंट्रोडक्शन हो जाए। दूसरा, पाठ्यक्रम में जो आज ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है, जिसका प्रमाण है, डॉक्यूमेंटेशन है, वैसी बात डालने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण करके केमिस्ट्री है तो प्रफुल्ल चंद्र राय का किताब है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, वो हमारे पास उपलब्ध है, प्रमाण है। इकोनॉमिक्स की बात हो तो चाणक्य का इकोनॉमिक्स तो है, लेकिन जिनका 15-20 साल पहले जो बोकारो जी ने हिंदू इकोनॉमिक्स नाम से बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है, ऐसी अनेक पुस्तकें हैं। मैथमेटिक्स हो, श्रीनिवास रामानुजन का सारा उपलब्ध है। यानी श्रीनिवास रामानुजन जब उनका 150 ईयर सेलिब्रेट किए जा रहे थे तो हमारे एक प्रोफेसर ने कहा, भाई साहब हमने भी कुछ करना चाहिए। मैंने कहा बताइए क्या करना है। तो उन्होंने बताया, क्योंकि मैं भी श्रीनिवास रामानुजन के बारे में तब तक कुछ जानता नहीं था, नाम जानता था बस। तो मैंने कहा पहले एक पुस्तक लिखिए इस पर आप, छोटी, कि लोगों को इनके बारे में अच्छी जानकारी मिले। और पुस्तक उन्होंने लिखी, उनको हिंदी में लिखने की आदत नहीं थी, इंग्लिश में लिखते थे। मैंने कहा लिखना तो हिंदी में है, पहले अपनी भाषा में लिखना, बाद में 10 भाषा में अनुवाद हो, कोई बात नहीं। तो उन्होंने जैसे तैसे हिंदी लिखकर भेजा, तो उसके संशोधन करने में मुझे 2 बार पढ़ना पड़ा वो। लेकिन मुझे उसका बहुत अच्छा लगा कि मैंने ये पढ़ा तो रामानुजन क्या था वो मुझे समझ में आया। यानी पुरानी बात छोड़ दीजिए वेद उपनिषद के समय की, आज मॉडर्न एरा में सबसे अगर दुनिया का कोई बेस्ट मैथमेटिशियन है वो तो श्रीनिवास रामानुजन है। इनकी 3 हस्तलिखित डायरी थी, टाटा इंस्टीट्यूट मुंबई ने उसको प्रिंट किया बाद में। ये 3 डायरी का सॉल्यूशन दुनिया का कोई मैथमेटिशियन आज तक नहीं कर पाया। इनकी एक डॉक्यूमेंट्री है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, फिल्म है। अमेरिका में जुकरबर्ग, बिल गेट्स ऐसे बड़े बड़े विद्वान 20 लोगों ने बैठकर वो डॉक्यूमेंट्री देखी। उन्होंने देखकर कहा कि इस पर तो बहुत काम करने की आवश्यकता है। इनका 150 ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया था। तो हमारे कुछ मित्र मैथमेटिशियन गए थे उसमें,
तो उन्होंने मुझे बताया कि जो ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से मैथमेटिशियन आए थे वो हमको पूछ रहे थे कि मैथमेटिक्स रामानुजन तो आपका है, आप क्यों नहीं काम कर रहे कुछ उस पर। दुनिया में काम चल रहा है रामानुजन, भारत में बहुत कम चल रहा है। हम लोग अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 7-8 मार्च को इसी राज्य में, गुरुग्राम में कर रहे हैं हम लोग। तो इस विषय के विद्वान को ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहे, बहुत बहुत कम मिल रहे तो ऐसे हर विषय के ऐसे ज्ञान जो हमारे पास प्रमाण के साथ उपलब्ध है, उसको डालने की पहले बात करनी चाहिए। अभी पुष्पक विमान की बात नहीं करना। पुष्पक विमान था कि नहीं, मेरी पूर्ण श्रद्धा से था, लेकिन आज प्रमाण मांगे हमारे पास नहीं है। लेकिन आधुनिक काल में भी सबसे पहले प्लेन उड़ाने का सफल सक्सेस एक्सपेरिमेंट भारत के महाराष्ट्र के मुंबई के पास में थाने के तलपड़े ने किया था। वहीं मुंबई की चौपाटी पर वो विमान उड़ाया था उन्होंने सफल रूप से। लेकिन तब अंग्रेजों की सरकार थी, हम गुलाम थे, तो वो काम आगे नहीं बढ़ना दिया अंग्रेजों ने। इसके प्रमाण है हमारे पास। तो ऐसी प्रमाण के साथ बात वही डालना अभी पहले। तो हर पुस्तक में इस प्रकार का कार्य करना पड़ेगा। साथ साथ पुस्तक तैयार करते समय, पाठ्यक्रम तैयार करते समय शिक्षा नीति क्या कह रही है उसको भी हमने केंद्र में रखना पड़ेगा। शिक्षा नीति में कहा है ना कि होलिस्टिक अप्रोच रखना है सारे एजुकेशन सिस्टम में। आज तो सब टुकड़ों टुकड़ों में पार्टली सोचने की हमारी आदत हो गई। एनवायरमेंट सेपरेट सब्जेक्ट, वैल्यू एजुकेशन सेपरेट सब्जेक्ट, फिजिकल एजुकेशन सेपरेट सब्जेक्ट, योग सेपरेट सब्जेक्ट, म्यूजिक सेपरेट सब्जेक्ट, कितने पढ़ेंगे बच्चे। तो फिर कहते एक दो चुन लो, तो फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट होता नहीं छात्र का। तो ये होलिस्टिक अप्रोच लाना एजुकेशन में, पाठ्यक्रमों में, सिलेबस में, ये बहुत बड़ी चैलेंज है। और होलिस्टिक अप्रोच, समग्रता की दृष्टि, यही भारतीय अप्रोच, भारतीय दृष्टि है। सैंपल आपको दिखा रहा हूं, एक उच्च शिक्षा भारतीय दृष्टि पुस्तक हमने बनाई है। ये छोटी सी पुस्तक है, 90 पेज की। हायर एजुकेशन वाले इसको पुस्तक मानेंगे कि नहीं मालूम नहीं। इस पुस्तक में ऐसे 50 विषय है एक पुस्तक में, छोटी। ये होलिस्टिक अप्रोच लाने की बात करनी पड़ेगी। हर विषय की अलग अलग पुस्तक नहीं हो सकती। और भारतीय ज्ञान परंपरा लाने से अपने आप होलिस्टिक अप्रोच आ जाएगा। मैं बताऊं आपको, ये जो पुस्तक है इसका बेस है, ये चरित्र निर्माण व्यक्तित्व के समग्र विकास की बात है। इसमें ये पुस्तक का आधार हमने निकाला है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों का करना, यानी क्या उनका समग्र विकास कैसे होगा। तो अनेक महापुरुषों ने बात कही, लेकिन इसका मूल जो है वो तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश की संकल्पना है, 5 कोशास। वो तैत्तिरीय उपनिषद से हमने लिया है। और इसको आज के मॉडर्न एरा में कैसे लागू करना है, आज के 10 साल के बच्चे को भी लगना चाहिए हाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये चैलेंज है, ये काम करना। यथावत वेद उपनिषद की बात है, मंत्र डालने से नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट वहां से लेना है। फिर आज से मॉडर्न एरा के साथ वर्तमान की आवश्यकता और भविष्य की दृष्टि होनी चाहिए। इस प्रकार पाठ्यक्रम की रचना करनी पड़ेगी। कौन सी टर्मिनोलॉजी, कौन से शब्दावली का उपयोग करना नहीं करना, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। कई ऐसे शब्द है हमारे देश में चल पड़े हैं कि जिन्होंने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। एक शब्द है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का हिंदी क्या करते हैं आप लोग? धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। जिन्होंने हिंदी का संविधान पर काम किया, तब तत्कालीन भारत सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे ब्रजकिशोर शर्मा जी, मेरे मित्र थे अच्छे। तो मेरी उनसे प्रत्यक्ष बात हुई थी कि भाई साहब, हमने अनेक विद्वानों से विचार विमर्श करके माननीय राष्ट्रपति सहित हमने चर्चा की थी, और उसका शब्द हमने लिखा था पंथ निरपेक्ष हिंदी में। धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकते हैं? हम लोग व्यवहार में तो ठीक ही प्रयोग करते हैं। किसी पड़ोसी को हमने मदद की
तो पड़ोसी कहेगा धन्यवाद, तो हम कहेंगे काहे का धन्यवाद भाई साहब, ये तो मेरा पड़ोसी धर्म था। तो व्यवहार में तो ठीक उपयोग करते, लेकिन अकादमिक बात आ जाती तब बातें बदल जाती है। धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है? धर्म हमारे यहाँ कोई रिलीजन के संदर्भ में उपयोग नहीं किया गया है। धर्म हमारे कर्तव्य ड्यूटी के संदर्भ में उपयोग है इस शब्द का। और हमने धर्म को सब जगह से निकाल दिया। धर्मनिरपेक्ष चाहिए इसलिए धर्म को निकालो सब क्षेत्र से, इसलिए आज सभी क्षेत्रों में अधर्म का साम्राज्य हो गया। धर्म क्या था? हमारे जन जन के व्यवहार में था धर्म, व्यवसाय व्यापार में भी था, सब जगह। उदाहरण के लिए पहले सब्जी लेने जाता था मैं, तो अभी बहुत सालों से नहीं किया। क्या आपने 2 किलो भिंडी लिया, दोनों तराजू समान हो गए तो न्याय है। लेकिन फिर भी 2 तराजू समान होने के बाद वो महिला 2 भिंडी एक्स्ट्रा डाल देती थी ज्यादा, कि गलती से भी आपको कम न चला जाए। दूध 2 लीटर लेने गए तो 2 लीटर के बाद थोड़ा और डाल देती थी कि गलती से कम न चला जाए आपको। हर व्यवसाय व्यापार व्यवसाय व्यवहार में ये बातें थी। तब मिलावट की बात, कम देने की बात, भ्रष्टाचार की बात ये थी ही नहीं व्यवहार में, क्योंकि हर जगह धर्म था। वो सब्जी वाली का धर्म था, वो दूध वाले का धर्म था। हमने धर्म को निकाल दिया सब जगह से। आप जैसे विद्वान कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में धर्म का इंग्लिश रिलीजन नहीं लिखा गया है, धर्म ही लिखा गया है रोमन में। वो तो हमसे ज्यादा समझते हैं। ऐसा कहते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में धोती को धोती लिखा गया है, गुरु को गुरु ही लिखा गया है, इंग्लिश में नहीं किया गया उनका। कुछ शब्दों का इंग्लिश हो ही नहीं सकता है। इसका विचार इस पुस्तक को पाठ्यक्रम बनाते समय करना पड़ेगा। मोक्ष का साल्वेशन कहते हैं, वो अर्थ नहीं आता है। संस्कृति का कल्चर कहते हैं, वो अर्थ नहीं आता है। मैं कहता हूं इसलिए मत मानो आप डिक्शनरी में जाकर देखिए कि दोनों का डिक्शनरी में अर्थ क्या है, फिर विचार करिए, तो समान अर्थ नहीं निकलता है। तो इस दृष्टि से शब्दावली का प्रयोग करते समय भी विचार करना पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि हमारे हायर एजुकेशन में 5% भी प्रैक्टिकलिटी नहीं है। सही बात है, तो प्रैक्टिकलिटी लाने का भी विचार करना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? मैं कहता हूं 100% ला सकते हैं। हर पाठ के बाद एक्टिविटीज होनी चाहिए, प्रोजेक्ट वर्क होगा, सर्वे होगा, अनेक अनेक प्रकार हो सकते हैं उसके, चाहे लैब का प्रैक्टिकल, चाहे फील्ड वर्क हो, चाहे और कई प्रकार के काम हो। तो आचार्य ने पढ़ाया, बच्चों ने पढ़ा, बाद में व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन में करना क्या है? आज तो हमारी शिक्षा में करने की बात ही नहीं है। एनवायरमेंट साइंस में जिस बंदे ने पीएचडी कर लिया, उनको आप प्लास्टिक के कप में गर्मा गर्म चाय पीते हुए देख सकते हैं। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है तो छोड़ दीजिए, स्वास्थ्य के लिए कितना भयानक हानिकारक है प्लास्टिक। आज देश और दुनिया में धड़े से कैंसर बढ़ रहा है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण प्लास्टिक है। आज हर जगह कार्यक्रम में, अभी तो कम हो रहा है धीरे धीरे, यहां भी नहीं किया है, इसलिए मैं माननीय कुलपति कुल सचिव सहित धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल नहीं रखी है। हमको लगता है प्लास्टिक की बहुत बहुत अच्छी होती है। आजकल फैशन हो गई, ट्रेन में बस में जाते हुए एक हाथ में प्लास्टिक की बोतल चाहिए पानी की। आज से 30-35 साल पहले थी प्लास्टिक की बोतल? कहीं नहीं थी। हम जैसे को अमेरिका इंग्लैंड जाकर आए, देखा है कि वहां प्लास्टिक की बोतल टेबल पर कार्यक्रम होती, तो हमने रखना चाहिए। अमेरिका में 3 प्लास्टिक की बोतल की कंपनियों के बोतल पर सर्वे हुआ, पानी पर, इस पर रिसर्च हुआ। उसका निष्कर्ष क्या है? एक प्लास्टिक की बोतल में 1 लीटर में 2.5 से 3.5 लाख नैनो पार्टिकल्स प्लास्टिक के मिले, जो आप देख नहीं सकते और रक्त में एकदम सीधे मिक्स हो जाते हैं, ब्लड में।
कितनी चीजें हम प्लास्टिक में खाते हैं, सब प्लास्टिक पैक आने लगा आजकल। तो कभी तो मुझे प्रश्न उठा कि मैंने कहा इस बॉडी का अगर रिसर्च करे कि कितना प्लास्टिक है तो कितना निकलेगा मालूम नहीं। आज विभिन्न प्रकार के कैंसर का बड़ा कारण एक है। तो इस प्रकार की प्रैक्टिकलिटी शिक्षा में साथ साथ करनी पड़ेगी कि हर पाठ के बाद ये सब बातें होनी चाहिए, करना क्या है। साथ साथ एनसीईआरटी में तो कहते हैं करिकुलम का हिस्सा है वो पेडागोजी भी एक। तो पेडागोजी लेवल में भारतीयता कैसे लाना है, इस पर विचार करना पड़ेगा। आज तो अधिकतर एक ही बात चल पड़ी, लेक्चरर, इसलिए लेक्चरर शब्द चलता था ना, शब्द बदल दिया, बात नहीं बदली है। वही हम लेक्चर देंगे, बच्चे सुनेंगे, घर जाएंगे। कई कुलगुरु कुलपति मुझे कहते हैं कि भाई साहब बच्चे क्लास में नहीं आते, क्या करें? मैंने कहा क्यों आएंगे? तो आप कह रहे। मैंने कहा क्यों कह रहे? मैंने कहा वही रटे रटाए भाषण चलते रहेंगे तो आज के बच्चे तो बहुत विद्वान हैं, वो कहे आपके अच्छे भाषण तो यूट्यूब पर मिलते हैं, फिर इसलिए यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने की क्या जरूरत है? ये बहुत बड़ी आचार्यों के सामने चैलेंज है। अगर इस सिस्टम में हमने बदलाव नहीं लाया पेडागोजी लेवल पर तो 5-10 साल के बाद बच्चे आर्ट्स कॉमर्स साइंस में क्लास में ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। हमारे भारतीय पद्धति में 32 प्रकार की पद्धतियां थी पढ़ाने की पद्धतियां, 32 टाइप ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी। बच्चे को हर दिन लगता है कि आज कुछ नया होगा क्लास में। देखिए आप क्लास में एक बच्चा बाहर नहीं रहेगा। तो पेडागोजी में बदलाव की बात, इसमें भारतीयता लाने की बात पर भी साथ साथ विचार करना पड़ेगा। इसी प्रकार जो शिक्षा की बड़ी सबसे हमारी समस्या है वो है एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन। 365 दिन का 3 घंटे में हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। इससे भयानक पद्धति कोई दुनिया में हो ही नहीं सकती। उस दिन वो कुछ बीमार हो गया, घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हम उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। इसमें भी होलिस्टिक अप्रोच लाना है। एजुकेशन पॉलिसी में कहा है 360 डिग्री इवैल्यूएशन, अर्थात समग्र मूल्यांकन होना चाहिए। हमारी भारतीय पद्धति प्राचीन शिक्षा में वही था। ऐसे कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में जब बच्चा एंट्री करता था तो वहां चौकीदार बैठता था, वो उनका इंटरव्यू लेता था एक प्रकार से। आज एसी में बैठकर हम इंटरव्यू लेते, उस प्रकार का नहीं। वो देखता था बच्चे की चाल ढाल, बच्चा कैसे उत्तर देता है, कैसे बात करता है, कैसे व्यवहार करता है, बिहेवियर करता है, सब देखकर वो कुलपति को रिपोर्ट करता था चौकीदार। उसमें 70% बच्चे बाहर हो जाते थे। मूल्यांकन तो वहां से शुरू हो जाता है। आज दुनिया की टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है, उसमें मार्कशीट के आधार पर एडमिशन नहीं मिलते हैं। वो देखते हैं बच्चा कितना इको फ्रेंडली है, वैल्यूज कितने हैं उनमें, एक्टिविटीज में कितना भाग लेता है, स्किल कितना है, स्पोर्ट्स में क्या है, आदि आदि बातें सब देखकर फिर उसको एडमिशन दिया जाता है। हमारी सिस्टम दुनिया में तो अपना ही जा रही है, हम भूल गए। तो इस लेवल पर भी बदलाव की बात करनी पड़ेगी। रिसर्च, शोध अनुसंधान, इसमें कैसे भारतीयता लाना है? तो आज तो मुझे रिसर्च करना है तो मैंने 400 पेज लिख दिया एक विषय में। कृष्णकांत जी मेरे गाइड है, उन्होंने अप्रूवल दे दिया और वाइवा ले लिया, हो गया मैं पीएचडी। तो ऐसे कार्यक्रम में मैंने बोला कि जो रिसर्च करता है वो बाद में वो रिसर्च का जो उनका ग्रंथ है या जो लिखा है रखा है वो स्वयं भी दूसरी बार खोलकर देखता है क्या? तो कुछ 4-5 मित्र उसमें बैठे तो बाद में कहा कि आपकी बात तो सही है, हमको डिग्री मिल गई, नौकरी मिल गई, तो अभी उसकी कोई जरूरत नहीं, हमको भी मालूम है उसमें कुछ उपयोगी चीज है नहीं, कट पेस्ट हुआ है।
ऐसे रोज हजारों रिसर्च हो रहे हैं, उससे क्या लाभ होगा? नीड बेस्ड रिसर्च की जो बात है वो भारतीय दृष्टि है। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं लोकल को वोकल बनाओ, तो लोकल आवश्यकता वहां के है उनको एड्रेस करना, उस पर रिसर्च करना, उसका सॉल्यूशन देना, ये मुख्य काम है। इसलिए आज की आधुनिक पद्धति में 3 हम उसके लिए सजेशन देते हैं लोगों को। अभी तक तो उस पर काम नहीं हुआ है कि क्या हम फर्स्ट ईयर से ओरिएंटेशन रिसर्च का स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों को, तो 4-5 साल उनको तैयारी के लिए मिलेगा और बच्चों को भी समझ में आ जाएगा कि मुझे किस विषय पर रिसर्च करना चाहिए, और उनके आचार्यों को भी ध्यान में आ जाएगा, हाँ बच्चों इस विषय पर रिसर्च करना ज्यादा अच्छा है। आज तो नहीं तो अधिकतर उनके गाइड के थे उस पर रिसर्च करता है बच्चा, वो कैसे रिसर्च होगा? और ऐसी संकीर्ण संकल्पना हो गई रिसर्च की। हमारे साथ एक युवक काम करता है, तो उन्होंने यूपीएससी सिस्टम जो आईएएस आईपीएस जहां से बनते हैं, संघ लोक सेवा आयोग, उसकी व्यवस्था पर 2013-14 में जो आंदोलन चला, उसमें आंदोलन में हमारे साथ जुड़ा था। तो बाद में मैंने उस समय कहा कि एक पुस्तक, छोटी बुकलेट तैयार करो, लोगों को क्या चाहते और क्या बदलाव होना चाहिए इसके लिए। तो हिंदी इंग्लिश में पुस्तक तैयार की वो दोनों छात्रों ने। बाद में 4 साल बाद मैंने कहा कि इसको बड़ी पुस्तक बनाओ इस पर, तो उन्होंने लगभग 200-250 पेज की एक पुस्तक लिखी इस पर। हिंदुस्तान में आज तक ऐसी पुस्तक कोई नहीं। यूपीएससी सिस्टम सबसे जो कठिन एग्जाम कहा जाता है और सबसे टॉप लेवल की एग्जाम कहा जाता है, उस सिस्टम पर कोई इस प्रकार रिसर्च वर्क नहीं हुआ आज तक, उस छात्र ने किया। तो मैंने कहा तुम इस पर रिसर्च करो, अभी पीएचडी करो। तो कोई यूनिवर्सिटी पीएचडी कराने के लिए तैयार नहीं। क्यों? तो हमारी सब्जेक्ट लिस्ट में नहीं है। अरे सब्जेक्ट लिस्ट में काम करना हो, रिसर्च कहाँ है वास्तविक? तो जो सब्जेक्ट लिस्ट में नहीं है, जिस पर कोई काम नहीं है, उस पर कार्य करना वही वास्तविक शोध अनुसंधान है। नहीं। अंत में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मैंने बहुत मित्र थे, आग्रह किया तो फिर उसको काम शुरू किया उन्होंने। तो ये जो रेजिमेंटेशन खड़े कर दिए हैं, दीवारें खड़ी कर दी हमने शिक्षा के हर उस क्षेत्र में, उसको तोड़ने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है। तो पहली बात है कि छात्रों का फर्स्ट से ओरिएंटेशन शुरू कर सकते हैं क्या रिसर्च का। दूसरी बात है कि आज तो सिर्फ थियरी है, तो रिसर्च तो विषय ही प्रैक्टिकल है। तो क्या 60-40, 70-30 ऐसे रिसर्च में कुछ रेशियो कर सकते हैं क्या प्रैक्टिकल और थियरी का? और तीसरी बात है कि स्वभाषा, मातृभाषा में रिसर्च, बच्चे को अनुमति भी देना, परमिशन भी देना और प्रोत्साहित भी करना। क्योंकि आज बहुत बड़ा भ्रम है बच्चों में भी, बच्चे दोस्त नहीं, दोस्त हमारी सिस्टम है कि इंग्लिश में रिसर्च नहीं कर तो हमारा रिसर्च मान्य रहेगा कि नहीं, हमको नौकरी मिलेगी कि नहीं, आदि आदि है। शिक्षा नीति ने छूट दे दी है। दुनिया कहती है कि रिसर्च, इनोवेशन, क्रिएटिविटी तो अपनी भाषा में हो सकती है, मातृभाषा में हो सकती है। हम कहते हैं नहीं, इंग्लिश में करो, तो फिर कट पेस्ट कर लेता है वो। सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं है। किसी केरल के बच्चों को है कि हिंदी में रिसर्च कर तू, तो क्या होगा उनका बेचारे का? इसलिए मातृभाषा में रिसर्च होना चाहिए। ये 3 बदलाव कोई भी यूनिवर्सिटी करेगी देश में, तो 10-15 साल के बाद उस यूनिवर्सिटी निकलने वाले बच्चे और दूसरी यूनिवर्सिटी में हाथी घोड़े का अंतर आ जाएगा। अपनी यूनिवर्सिटी में कितने छात्र हैं लगभग कुल? और टोटल? लगभग 1.25 लाख 2 लाख। बहुत। तो 2 लाख से ज्यादा बच्चे। इसका अर्थ ये नहीं कि 2 लाख बच्चे रिसर्च करेंगे, लेकिन 2 लाख बच्चों का रिसर्च की माइंडसेट तैयार हो जाएगा और एजुकेशन की दृष्टि बदल जाएगी उनकी। और जो रिसर्च करेगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्चर होगा, वो नीड बेस्ड रिसर्च होगा। नीड बेस्ड रिसर्च नहीं हो रहा है। पश्चिम के देशों में कृषि के लिए ट्रैक्टर लाए, तो
हमने वो देखते ट्रैक्टर लाया हमारे यहाँ भी। उन्होंने क्यों ट्रैक्टर लाया और हमने क्यों लाना नहीं लाना नहीं सोचा हमने। वहां हर किसान के पास, बड़े बड़े किसान 5-10 हजार एकड़ जमीन होती है, तो इच्छा हो तो भी बैलगाड़ी से नहीं कर सकते खेती। हमारे किसान के पास 5-10-20-25 एकड़ जमीन होती है अधिकतर, और वो फिर ट्रैक्टर ला नहीं सकता है छोटा किसान, इसलिए किराए पर लाता है। ट्रैक्टर से फिर वो केचुए जैसे प्राणी होते हैं जो जमीन को फलद्रुप करने के लिए जो होता है वो मर जाते हैं, इसलिए केचुए जैसे प्राणी फिर आर्टिफिशियल पैसा देकर लाने पड़ते हैं। फिर बेचारा किसान क्या करेगा, सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा। लेकिन आज तक हमारे इंजीनियर, IIT ने किसी ने नहीं सोचा कि इस बैलगाड़ी को कुछ मॉडर्न किया जा सकता है क्या। कुछ बेरिंग चेंज कर दो, कुछ टायर में चेंज कर दो, जिससे बैल को भी कष्ट कम हो, किसान का भी काम जल्दी हो, और दुनिया को एक नया मॉडल भी दे सकते हैं हम। आज तक तो नहीं हुआ होगा। इस प्रकार के जिस एरिया में यूनिवर्सिटी है, जिस एरिया में वो संस्थान है, उस एरिया की आवश्यकता क्या है वो पहले देखना है। ये रिसर्च की भारतीय दृष्टि है। स्किल डेवलपमेंट वो भी ऐसा ही विषय है। अभी तो एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लिस्ट है कि वो पंबलिंग वाला और आधे आदि है वो तैयार करो, वो जरूरी है, वो नहीं जरूरी से नहीं है, लेकिन उसमें भी नीड बेस्ड सोचना है कि स्थानीय कृषि, स्थानीय उद्योग, स्थानीय व्यापार व्यवसाय, स्थानीय कला कारीगिरी, इन क्षेत्र में क्या आवश्यकता है। हम लोग झाबुआ में काम करते, जनजातीय क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, तो वहां 2021 से उन्होंने काम शुरू कर दिया शिक्षा नीति आने के बाद, तुरंत स्कूल है वो तो वो गुड़िया बनाते हैं, कई चीजें बनाते हैं, एक ही उदाहरण दे रहा हूं उसे। तो गुड़िया बहुत अच्छी इको फ्रेंडली पूरी बनती है। वो बनाते कौन है, वहां के जनजातीय क्षेत्र। तो एक्सपर्ट कौन है, उनके पास के गांव में एक पति पत्नी, बिल्कुल अनपढ़ गरीब बेचारे, वो आते हैं सिखाने के लिए बच्चों को, सिखाने लगे, और बड़े कमिटेड है दोनों, निस्वार्थ है बेचारे। तो आसपास के क्षेत्र में भी फिर कई जगह पर वो काम करने लगे। इस आधार पर भारत सरकार ने 2023 में उस पति पत्नी को पद्मश्री का पुरस्कार दिया, जो कभी ट्रेन में नहीं बैठे थे, वो इंदौर से विमान में बैठकर दिल्ली गए, और आज उनको राज्यपाल महोदय बुलाते हैं, गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बुलाती है, राजस्थान की यूनिवर्सिटी बुलाती है, कई जगह उनको बुलाने लगे। वो जो गुड़िया बनती थी, पहले कोई मांग नहीं थी, कोई मार्केट नहीं था, कोई डिमांड नहीं दिखती थी। वो स्कूल ने ऑनलाइन मार्केटिंग किया, तो एक एक गुड़िया का 1000, 1200, 1500 रुपये मिलने लगे। बच्चे भी कमाने लगे, वो परिवार भी कमाने लगा, उनको पेमेंट करते हैं स्कूल वाले, और उस समाज का भी उत्थान हो गया कि उनको पद्मश्री मिल गया है, तो उनका स्थान भी बढ़ गया, समाज का स्थान भी बढ़ गया। ऐसी स्किल, ऐसे इनोवेशन, ऐसे रिसर्च पर काम करने हैं। तो स्किल का भी, स्किल में 3 बातों का विचार करना चाहिए स्किल में भी। एक तो लोकल आवश्यकता, स्थानीय आवश्यकता, नंबर 1। नंबर 2 कि जो बच्चे की पारिवारिक पृष्ठभूमि है, फैमिली बैकग्राउंड है, वो बात जल्दी सीखता है बच्चा। गुजरात में मैं आता रहता हूँ कई बार, तो गुजरात के कई बार आजकल, अरे हमारा इंग्लिश अच्छा नहीं है इसलिए इंग्लिश ठीक करने के पीछे लगे हुए हैं कई लोग। फिर IAS IPS में हमारे कम लोग जा रहे हैं, तो उसके लिए प्रयास कुछ करो। मैंने कहा ये प्रयास थोड़े बहुत करिए, मैंने कहा आपत्ति नहीं मुझे, लेकिन आपके यहाँ गुजरात के लोगों का नेचर क्या है, वो बिजनेस माइंड है। वो कॉलेज में, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को बिजनेस सिखाना नहीं पड़ता है, वो करने लगता है वहीं से। और मैंने कहा दुनिया भर में गुजराती लोग गए सबसे पहले, कौन सा इंग्लिश जानते थे वो, और आज दुनिया में सबसे संपन्न समाज माना जाता है।
तो जहां जहां की जो विशेषताएं है वो जल्दी सीखता है बच्चा। एक फिल्म का एपिसोड में देख रहा था तो उसमें आया था कि मुख्यमंत्री अपनी कॉलेज में गए थे कार्यक्रम में, तो उन्होंने इस प्रकार की बात कही तो एक पत्रकार ने प्रश्न पूछ लिया कि आपके पिताजी क्या करते थे, तो उन्होंने कहा नाई थे। तो उन्होंने कहा आप नाई का काम जानते हैं क्या? तो मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि आप साधन मंगा लो, अभी मैं आपका बाल काट दूंगा। और फिर मुख्यमंत्री ने कहा, और वो शायद आईएएस भी बने थे पहले, तो कि मेरे पिताजी ने यही काम करके मुझे आज इस स्तर पर पहुंचाया है, इसलिए मुझे दुनिया के हर नाई पर सम्मान है। बच्चा वो काम करे ना करे उनकी इच्छा, लेकिन सीखना चाहिए। आज की हमारी शिक्षा जड़ों से काट रही है बच्चों को। जो बच्चा गांव से निकला वो गांव में जाना नहीं चाहता है, जो शहर में आ गया तो माँ बाप का व्यवसाय, पिताजी का पारिवारिक व्यवसाय नहीं करना चाहता है, खेती करना नहीं चाहता है। अधिकतर जड़ों से काट रही है हमारी शिक्षा। वो व्यवसाय करे न करे, वो भी आईएएस बने, मुख्यमंत्री बने, उन्होंने फिर नाई का व्यवसाय जिंदगी भर नहीं किया, लेकिन वो सीखे थे। तो जल्दी सीखता है कोई बच्चा। और दुनिया की कोई सरकार सारे युवकों को, छात्रों को नौकरी नहीं दे सकती है। व्यवसाय करना ही पड़ेगा, और व्यवसाय ही क्रिएटिविटी है। देश और दुनिया के लिए सब प्रकार का योगदान व्यवसाय से ही होता है, व्यवसाय उद्योग से ज्यादा से ज्यादा। नौकरी तो संचालन, कुछ मैनेजमेंट करने के लिए है मात्र, क्रिएटिविटी कुछ नहीं है उसमें। तो इसकी दृष्टि से स्किल का विचार भी इस प्रकार, कौशल विकास का स्किल का विचार इस दृष्टि से करने की आवश्यकता है। इसमें भारतीय दृष्टि क्या है, यही है। और सारा हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, सारा व्यवस्थापन है, ये सब में भी भारतीयता लाने की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का ह्यूमन फेस, यही भारतीय दृष्टि है। डंडे से नहीं काम चलता है, शिक्षा क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं चलता है। यही वैल्यूज है उसमें। मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि भारतीयता यानी क्या, तो मैंने कहा सिंपल दो बात बताता हूं। मैंने कहा जो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है और पर्यावरण के लिए अनुकूल है, वो भारतीय बात है। आज घरों में जाएंगे, बड़े बड़े कार्यालयों में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो सोफा मिल जाएगा, डनलोप के बड़े बड़े गद्दे मिल जाएंगे। ये सोफा, डनलोप, इसमें क्लोरोफॉर्म नाम का वायु होता है, निकलता है, और उसके कारण ये जो ओजोन में छिद्र हो रहा है ना, उसका एक महत्वपूर्ण कारण वो है। और स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जब फिर जो डॉक्टर मना करते हैं कि हार्ट बेड लो, बैक पेन हो जाता है, तब मुझे भी है, तब फिर हम हार्ट बेड ढूंढने निकलते हैं। न स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, न पर्यावरण के लिए अनुकूल है, लेकिन चाहिए बस, सब जगह चल पड़ा। इसलिए मैं नहीं कहता हूं कल से सोफा और डनलोप का बेड बाहर निकाल दो। इस दिशा में धीरे धीरे बदलाव की बात सोचनी पड़ेगी। तो ऐसी सारी व्यवस्थाएं हमारे है, जो संस्थानों की, घरों की, परिवारों की, सब जगह विचार करना पड़ेगा। और अंतिम बात है कि शिक्षा में आध्यात्मिकता लाना। ये कोई नई बात नहीं कि शिक्षा नीति ने, सबसे पहला भारत सरकार का कमीशन बना था स्वतंत्र भारत में 49 में, राधाकृष्ण कमीशन, जिसका चित्र है और उसी नाम से सभागृह है ये। उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा था कि शिक्षा में आध्यात्मिकता लाना चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा है कि आध्यात्मिकता का तात्पर्य क्या है। कई बार हम साधु संत महात्माओं को तक आध्यात्मिकता को सीमित कर देते हैं। वो तो है ही, उसके मार्गदर्शन में तो हम सब कुछ करेंगे, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर कहा है कि आध्यात्मिकता का तात्पर्य क्या है, कि निस्वार्थ भाव से कोई भी कार्य करना वो आध्यात्मिकता है। जो जितना निस्वार्थी है उतना वो आध्यात्मिक है। इसलिए शिक्षा नीति ने कहा है कि बच्चों को सोशल एक्टिविटी से जोड़ो, सामाजिक कार्यों से जुड़ाव करो, गांवों में ले जाओ,
तो यही आध्यात्मिक दृष्टि सामान्य लोगों के लिए है। सुबह हम पक्षियों को दाना पानी देते हैं, चींटी को आटा देते हैं, या महिला पहली रोटी गाय को देती है, वो सब आध्यात्मिक दृष्टि है। भारत एक दुनिया में आध्यात्मिक राष्ट्र है क्यों कहा गया? कुछ लाख, 2 लाख, 5 लाख साधु संतों का नहीं कहा गया। जन जन में ये इस प्रकार की निस्वार्थता व्याप्त थी। हर कार्य में हम दूसरे का विचार करते थे। पूरी जीवनचर्या, दिनचर्या ऐसी रहती थी हमारी। इसलिए भारत आध्यात्मिक राष्ट्र है। और शिक्षा में आध्यात्मिकता का समावेश का तात्पर्य क्या है? जो मैंने पहले उदाहरण दिया कि हर पाठ के बाद एक्टिविटीज होनी चाहिए, गतिविधियां होनी चाहिए, प्रैक्टिकलिटी आनी चाहिए। तो हर पाठ के बाद दिन में मान लो 6 लेक्चर होगा, 6 पाठ पढ़ेंगे, तो हर समय ये विचार होगा मुझे क्या करना है, व्हाट इज माय ड्यूटी, व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज तो क्या दुनिया बहिर्मुखी हो गई। हम बाहर देखते रहते, भारत के प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं, उस पर टीका टिप्पणी हम करते रहते हैं। लेकिन मेरा दिन कैसा 24 घंटे गया, इसके लिए 10 मिनट सोचने का समय मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो अपने अंदर देखो, इनर साइड, अंतर्मुखी बनो, बहिर्मुखी नहीं। आज व्यक्ति के प्रश्न है, परिवार के, समाज के, देश और दुनिया के प्रश्न है, समाज सॉल्यूशन ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन हम बाहर ढूंढते हैं। सॉल्यूशन बाहर नहीं, सॉल्यूशन अंदर है। ये प्राकृतिक नियम है, नेचर का रूल्स है कि जहां प्रॉब्लम है वहीं सॉल्यूशन है। तो हर दिन 4-6 लेक्चर जो भी होगा वही दृष्टि मिलेगी। वो 20-22 साल पढ़ेगा, हर दिन वही दृष्टि उनको मिलेगी, आचार्यों को और बच्चों को, जिससे उनकी दृष्टि हो जाएगी कि दुनिया क्या करे उसकी चिंता मुझे नहीं करनी, मुझे क्या करना उसकी चिंता मुझे करनी है। और यही वास्तविकता है। कई बार हम कहते हैं ना, आप ये करो, आप वो करो, सबको मार्गदर्शन करते हैं ना, उससे कोई लाभ नहीं है। मेरा क्या अधिकार है आप क्या करो उसको कहने पर? मेरा अधिकार मेरे पर है, मैं क्या करूं कर सकता हूं। आप क्या करो मैं विनंती कर सकता हूं, प्रार्थना कर सकता हूं, आदेश नहीं कर सकता हूं। यही भारतीय दृष्टि है काम की भी। तो उनकी दृष्टि हो जाएगी मुझे क्या करना है, यही दृष्टि हर विषय में रहेगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने अंदर देखेगा, हर बार अंतर्मुखी बनेगा। लगातार अंतर्मुखी बनते बनते वो सोचते लगता है कि मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, कि मैं शरीर हूं, प्राण हूं, मन हूं, बुद्धि हूं, आत्मा हूं, क्या हूं। और फिर सही बात धीरे धीरे समझता ही है कि मैं तो आत्मा हूं। और आत्मा किसका स्वरूप है? किसका है? परमात्मा का। तो जो अपने आत्मा से नजदीक जाता है वो परमात्मा से नजदीक जाता है, और वहां तो आनंद ही आनंद है। जिससे बच्चे, आज तो हमारी शिक्षा व्यवस्था समस्या निर्माण करने वाले बच्चे पैदा करती है। देश और दुनिया में अनपढ़ गांव के लोगों ने नुकसान बहुत नहीं किया है, नुकसान पढ़े लिखे लोगों ने ही ज्यादा किया है देश और दुनिया का, हर बात में। चाहे प्राकृतिक संसाधन की बात हो, आदि आदि। मुंबई में एक कमिश्नर आए थे, तो उन्होंने तथाकथित हाई सोसाइटी के लोगों को एक पत्र लिखा कि आपके पास पैसा है, संपत्ति है, इसलिए अर्थ ये नहीं कि आप पानी का मन मर्जी उपयोग करो, दुरुपयोग करो। और उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि आप एक सामान्य व्यक्ति झुपड़पट्टी में रहने वाले से 300 टाइम्स पानी ज्यादा यूज करते हैं। कितना? 300 टाइम्स। वो एक बाल्टी में दिन गुजारता था, हम 300 बाल्टी बर्बाद कर देते। तो नुकसान देश और दुनिया में पढ़े लिखे लोगों ने ज्यादा किया, संपन्न लोग, तथाकथित बड़े लोग। लेकिन इस प्रकार की आध्यात्मिक दृष्टि निर्माण होगी तो वो बच्चा स्वयं के, परिवार के समस्याओं का तो समाधान करेगा ही करेगा, लेकिन देश और दुनिया के प्रश्नों के समाधान करने में वो सक्षम होगा। ऐसे बच्चों का निर्माण करना यह शिक्षा का कार्य है। हमारा स्वप्न है भारत विकसित बने, विश्वगुरु बने। बनेगा। विकसित हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हम स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ सेक्टर, ऐसे अनेक सेक्टर में प्रगति कर रहा है भारत। आज दुनिया में भारत एक महत्वपूर्ण बात हो गई
कि यूक्रेन और रशिया का संघर्ष चल रहा है, युद्ध तो कौन है इसमें मध्यस्थी करे, भारत करे ऐसे लोगों के अपेक्षा। हर बात में भारत की पूछ हो गई अभी, इतना आगे बढ़े हम। लेकिन ये एक भाग है, सिर्फ भौतिकता की दृष्टि से। रोहतक का विकास हो गया हम कहते हैं, नहीं क्या हो गया, कुछ अच्छे रोड हो गए, कुछ बड़े बिल्डिंग बन गए, जनसंख्या बढ़ गई, कुछ उद्योग बन गए, ये सब जरूरी है कि नहीं है? जरूरी। भौतिकता भी जरूरी है, हमने भौतिकता को कभी भारत ने नकारा नहीं है, चाहे आध्यात्म प्राचीन बात हो और प्राचीन बात हो, कभी भी। हमारे उपनिषद के जो चतुर्थ पुरुषार्थ की बात है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें काम और अर्थ दोनों पूर्ण भौतिक बात है। लेकिन काम और अर्थ को जीवन में धारण करना, इसका आधार धर्म बने, इससे मुक्ति मोक्ष मार्ग की दिशा में अग्रसर होगा मनुष्य। तो दोनों का समन्वय होना चाहिए। भौतिक विकास तो हो रहा है, लेकिन पर्यावरण का संकट कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? देश और दुनिया में कम हो रहा है, बढ़ रहा है? नैतिक मूल्य कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं? चरित्र का संकट कम हो रहा है, बढ़ रहा है? महिलाओं पर अत्याचार उत्पीड़न कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? हिंसा, अत्याचार, एक्सीडेंट कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? स्वास्थ्य की समस्या घर परिवार व्यक्तियों में बढ़ रही, कम हो रही है? ये सब भी विकास है क्या? तो आधा विकास नहीं चाहिए हमको। पश्चिम की दृष्टि हो सकती है, सिर्फ भौतिक विकास यही विकास है। हमारा तो आधार ही आध्यात्मिक है। आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों का समन्वय करना चाहिए। भौतिक विकास शायद सरकारों का दायित्व हो सकता है, लेकिन जो आध्यात्मिक विकास के पर्यावरण प्रेमी बच्चे बने, मूल्यवान बने, संस्कारी बने, चरित्रवान बने, किसी महिला बहन को, लड़की को बहन या माता का स्वरूप में देखे, हिंसा न करे, अहिंसावादी हो, आदि आदि बातें, इस प्रकार के बच्चों का निर्माण करना, नागरिकों का निर्माण करना, ये कार्य तो समाज का और समाज में शिक्षा जगत के हमारा सबका काम है। इसलिए विकसित भारत या विश्वगुरु भारत बनाना है तो उसका रास्ता शिक्षा से ही गुजरता है। जैसा नागरिक समाज राष्ट्र चाहिए हमको, नागरिक तो बहुत संस्कारित चाहिए, समाज मूल्यवान चाहिए, भारत समृद्ध शक्तिशाली विकसित भारत चाहिए, ऐसी शिक्षा तो है नहीं। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की पृष्ठभूमि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और उसका आधार भारतीय ज्ञान परंपरा है। हम इंग्लिश के आधार पर तैरना चाहते हैं। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड आदि आदि देशों के तो चपरासी और चौराहे पर भीख मांगने वाला इंग्लिश बोलता है, उनको इंग्लिश की क्या कीमत है? हमारी इनको वैल्यू है भारतीय ज्ञान परंपरा की। पहले लॉकडाउन में हमने, दुनिया घर में बैठ गई थी, दिग्भ्रमित थी क्या करना, तब हमने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, तो हमने ऑनलाइन वैदिक मैथमेटिक्स की क्लास शुरू की है, वैदिक गणित के। हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। हमको भी विश्वास नहीं था कितने लोग भाग लेंगे, कौन लेंगे, नहीं मालूम नहीं था। हमने कहा प्रयोग तो करें, क्या नुकसान है। तो आपको आश्चर्य होगा कि विद्यालय के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को हमने ऑनलाइन क्लासेस की है, 7 दिन का छोटा शॉर्ट टर्म, 92,000 से ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उसमें। और जब मेरा इंडोनेशिया में एक लेक्चर था उस समय, तो कार्यक्रम पूरा होने के बाद वो संचालन करने वाली महिला ने कहा कि भाई साहब आपके क्लासेस हमारे बच्चों ने ज्वाइन किए। मैंने कौन से? तो वैदिक मैथ्स के। तब हमने लिस्ट देखी तो कई दुनिया के कई देशों के बच्चों ने भाग लिया था। ये भारतीय ज्ञान परंपरा है कि दुनिया के जो शिक्षा नीति में कहा है कि आज तो उल्टी गंगा चल रही है, हर साल लाखों बच्चे विदेश जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, और पिछले 5-7 साल में जो दुनिया से भारत में बच्चे आए वो सिर्फ 76 या 79,000 है। वो भी किस देश के हैं? कोई अमेरिका, रशिया, जापान से नहीं आए हैं। कुछ अपवाद हो सकते हैं, कद दो बांग्लादेश से आते हैं, नेपाल से आते हैं, श्रीलंका से आते हैं, आदि आदि है। तो ये जो उल्टी गंगा बह रही है उसको फिर से रिवर्स लाना है, और शिक्षा नीति की भी यही मंशा है कि दुनिया के बच्चे भारत में फिर से आए, तो इसका आधार भारतीय ज्ञान परंपरा ही बनेगा। जब भारत विश्वगुरु था तब दुनिया भर से जिसको ज्ञान प्राप्त करना था, विद्या प्राप्त करना था, शिक्षा प्राप्त करनी थी, विज्ञान सीखना था, व्यवसाय सीखना था, व्यापार सीखना था, कला सीखना था, वो सब भारत आते थे।
और उसका आधार हमारी शिक्षा व्यवस्था था। तो जब तक ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं खड़ी करेंगे तब तक विकसित भारत, विश्वगुरु भारत का सपना साकार नहीं हो सकता है। आधा काम होगा, आधा नहीं होगा। भौतिकता तो बढ़ेगी लेकिन समस्याएं भी बढ़ेगी। ऐसा विकसित भारत नहीं रखना है। भारत को हम रशिया नहीं बनाना है, दुनिया का दादा नहीं बनाना है, दुनिया को युद्ध में नहीं झोंकना है हमने। विकसित भारत, विश्वगुरु भारत, इसका तात्पर्य है कि जो भी दुनिया में दुखी, पीड़ित, वंचित, गरीब है, ऐसा व्यक्ति है, समाज है, राष्ट्र है, उन सबको सहयोग करना, उनके उत्थान के लिए अपनी भूमिका सुनिश्चित करना, इस प्रकार का राष्ट्र बनाना, ये भारत की विकसित विश्वगुरु भारत की संकल्पना है। इस प्रकार का भारत बनाने के लिए ऐसे विद्यार्थियों का निर्माण करना, ये शिक्षा जगत के लोगों की भूमिका है। और इसी पृष्ठभूमि के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और इसीलिए शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश की इस शिक्षा नीति ने बात की है। इस शिक्षा नीति की दिशा में अंतिम मेरा निवेदन है कि पूरा भारतीय ज्ञान परंपरा पर काम करना ये तो असंभव काम है, लेकिन हम अपने एक विषय के लिए काम कर सकते हैं क्या? मेरा विषय केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में भारतीय ज्ञान है, उसका चिंतन करना, अध्ययन करना और फिर इसको पाठ्यक्रम में लाने के प्रयास करना। तो मैं छात्र हो चाहे आचार्य हो, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, विनती करता हूँ कि कम से कम अपने एक विषय में भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन प्रारंभ करें। हम पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्ययन करें, फिर अपने एक विषय में भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है इसको समझना, अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे, तभी भारतीय ज्ञान परंपरा ला सकते हैं। दुनिया तो लालायित है, लेकिन जब तक हम लालायित नहीं होंगे तब तक ये कार्य न हमारे यहाँ होगा, न दुनिया को हम दे सकते हैं। फिर भी पूरा करते समय एक उदाहरण दे, लालायित हो रहा हूँ मैं भी, कि एक प्रोफेसर पुणे में गया था तो मिलने आए थे मुझे, फिजिक्स के प्रोफेसर थे वो। तो उन्होंने मुझे कहा कि जर्मन के 2 प्रोफेसर मेरे डिपार्टमेंट में आए थे और आकर बैठने के बाद बात शुरू की तो उन्होंने कहा कि आप मंत्र विज्ञान पर क्यों काम नहीं करते हैं? अभी वो बात कर रहे तब तक उन्होंने घड़ी देखी तो दोनों लोग लैपटॉप खुला फिर नीचे बैठ गए जमीन पर चौकड़ी लगाकर, और फिर वो अग्निहोत्र करने लगे। वो क्रिया पूरी करके फिर लैपटॉप बंद करके फिर दोनों चेयर पर बैठे। तो इस प्रोफेसर ने कहा मैं तो देखता रह गया। तो इस अपने प्रोफेसर ने उन जर्मन प्रोफेसर को पूछा कि हमसे तो आप ये ज्यादा जानते और करते हैं, तो आप क्यों मंत्र विज्ञान पर काम नहीं कर सकते? तो उन 2 प्रोफेसरों ने जो उत्तर दिया वो हमको याद दिलाना है और प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा हम ये काम नहीं कर सकते, करेंगे तो ओरिजिनल काम नहीं होगा। क्यों? तो क्योंकि जिन ऋषि मुनियों ने यह कार्य किया है, मंत्रों की रचना की है, उनके रक्त के संस्कार आपके रक्त में है, हमारे रक्त में वो नहीं है। इसलिए काम तो ओरिजिनल करना है तो आप ही कर सकते हैं। आप आजकल सोशल मीडिया पर देखते हो कई बार आ रहा है कि इंग्लैंड के बच्चे संस्कृत के श्लोक बोल रहे हैं, मंत्र बोल रहे, गीत गा रहे हैं, लेकिन वो टोन जो हमारा है वो नहीं आता है उनका ओरिजिनल कभी भी, क्योंकि उनके रक्त में वो संस्कार नहीं है, हमारे रक्त में वो संस्कार है। इसलिए जब तक ये कार्य नहीं करेंगे तब तक न हम उस भारतीय ज्ञान हम प्राप्त कर सकते, न भारत में रीएस्टैब्लिश उसको करते, न हम दुनिया को दे सकते हैं। इस व्यापक दृष्टि से, इस विजन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर देखने की आवश्यकता है और यही विकसित भारत, विश्वगुरु भारत आधार है और हमारा स्वप्न है और इस दिशा में हम सब सक्रिय रूप से काम करेंगे तो इन्हीं आंखों से विकसित भारत, विश्वगुरु भारत को हम देख सकेंगे। ऐसा मन में विश्वास, विजन रखकर इस बारे में हम प्रयास करें, कार्य करें, ऐसी आप सबसे प्रार्थना। मुझे इस महत्वपूर्ण आयोजन में आपने बुलाया और मेरे विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, इसलिए सम्मान्य कुलपति, कुल सचिव, इस संस्थान के सम्मान्य निदेशक और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।